हेलो डी स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था मेटालर्जी फ्रॉम क्लास 10 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी हमने देख लिया है, जो ऊपर के आई बटन में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 1 में हमने बात किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेक्चर 2 में हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज लेक्चर नंबर 3 में हम देखने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जी हाँ, इतना देखने वाले हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मेटालर्जी का सारा पार्ट कवर होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देना। और चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, नॉन मेटल्स देखो, काफी सिंपल सा है। मैं आपको सब कुछ समझाता हूं, अगर तुम ध्यान से देखोगे। नॉन मेटल्स की अगर बात करो तो नॉन मेटल्स आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लेस सिमिलैरिटी। नॉन मेटल उन एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है जिनके बीच में सिमिलैरिटी बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल में इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनिगेटिव भी कहते हैं। तो ये एक वर्ड को याद रखना, नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव। मैं अच्छे से समझाऊंगा। एज दे फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम जब आयोनिक बॉन्ड समझेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि आपने लेक्चर चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ये पढ़ा भी होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलो। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। तो गाइज, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो नॉन मेटल्स था ना, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। निगेटिव, ठीक है। तो ये कैसे होता है, मतलब बेसिकली पहले ये समझ लो। ठीक है। मान लो कि ये एक एटम, मतलब एक एलिमेंट है। मान लो कोई भी एक एलिमेंट है और उसका ये पहला ऑर्बिट है। ठीक है। उसका ये पहला ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है। तो ये दूसरा ऑर्बिट है। तो अभी देखो, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं हम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3, ठीक है, देख लो, 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो, इसको कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, इसको कंप्लीट होने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो अगर इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो इसके अंदर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसबैलेंस हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है। और अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस इतना याद रखो, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। आगे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम। अभी के लिए इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन गेन किया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल में आप कोई भी लेके ले लो। तो देखो, हमने लिया है कार्बन, फिर हमने लिया ऑक्सीजन, और इसका हम कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन दे रहे हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन दे रहे हैं और कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं। कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो, जो भी मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो भी होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लो और इसको पानी में डाल दो। समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के इसको पानी में डाल दो, ये अपना करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेगा। मतलब क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाके बादलों के साथ मिलता है ना, वाटर वेपर के साथ मिलता है, तो अपन को एसिड रेन मिलता है। तो ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कुछ नया सीखने को मिला। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर से ये भी कार्बन है, ऑक्सीजन लिया, पार्शियल कंबशन अगर करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जो न्यूट्रल होगा। ठीक है। और अगर सल्फर है और आपने कंप्लीट कंबशन किया, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, ठीक है, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा जो एसिडिक होगा। अब ये SO2 को भी अगर आप लेकर के पानी में डाल दोगे ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये एसिडिक इन नेचर होता है। इसकी पहचान क्या है, पानी में डाल दो, सिंपल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कंप्लीट कंबशन और पार्शियल कंबशन कर सकते हैं। तो कंप्लीट कंबशन पे क्या होता है, एसिडिक मिलता है। और जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड बन रहा है ना, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। बहुत सिंपल है ये पार्ट, कुछ ज्यादा बड़ा तो है नहीं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर, पानी के साथ करके देखते हैं नॉन मेटल्स। अब देखो यार, पानी की बात करेंगे ना हम, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता हूं, मेटल्स अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम पानी की बात करोगे तो पानी होता है H2O। ठीक है, अच्छे से लिखता हूं, ब्लैक पेन से लिखता हूं तो तुम्हें दिखेगा, पानी होता है H2O। तो H2O मतलब एक H है और एक OH है। ठीक है।
तो बेसिकली बात क्या होता है, सब एक दूसरे को मतलब जो मोर रिएक्टिव होगा वो दूसरे पे अटैक करेगा और ले लेगा। लेकिन पानी के साथ कैसा है ना, नॉन मेटल के साथ ऐसा है कि नॉन मेटल या ठीक ठाक है, ठीक है, तो वो नॉन मेटल सा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते ये, दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंपल सा है एकदम, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जनरली नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट द हेलोजन। लेकिन जो हेलोजन है वो हेलोजन बहुत रिएक्टिव होता है भाई, ठीक है, और हेलोजन के अंदर मतलब वो नॉन मेटल है, हेलोजन क्या है, नॉन मेटल्स है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर कल बाहर आई एंटी, याद होगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, अगर क्लोरीन को, आपके टेक्स्ट बुक में एक रिएक्शन दिया है, अगर क्लोरीन को अगर पानी में मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोऑक्सी क्लोराइड, क्या बन जाएगा, हाइड्रोऑक्सी क्लोराइड। तो ये बन गया एक हाइड्रोऑक्सी क्लोराइड और HCl बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली रिएक्शन हुआ कैसे ये देख लो, देखो एक बार, ये आपका क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ठीक है, इसको हमने पानी में डाला HOH, ठीक है, तो देखो एक तो यहां पे इस तरीके से ये चला गया, सिंपल ये चला गया, तो आपको क्या मिल गया भाई, आपको मिल गया यहां पे HCl, ठीक है, यहां से बचा क्या, OH बचा और एक Cl बचा, ठीक है। तो देखो यार ये Cl और ये OH ये दोनों साथ में आ गए, तो इस तरीके से आपको ये कंपाउंड मिला है। तो जनरली नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मगर आप हेलोजेंस की बात करोगे तो दे रिएक्ट। तो हमने क्लोरीन का एग्जांपल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। हम नॉन मेटल का रिएक्शन देखेंगे विद डाइल्यूट एसिड, मतलब रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद नॉन मेटल, बात वही है। तो अभी देखो क्या होगा, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जैसे वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे नॉन मेटल्स, वैसे डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी नहीं करते हैं। हेलोजेंस आर एक्सेप्शन फॉर दिस, हेलोजेंस इसके लिए भी एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये जो है HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको। तो क्लोरीन जो है हमारा Cl2 वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ इन फॉलोइंग रिएक्शन, और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड और ब्रोमीन मिलेगा इन वाटर, ठीक है। तो देख लो भाई एक्वेस स्टेट में मिलेगा, दैट इज इट। तो ये इस तरीके से क्लोरीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो क्या होगा HCl, आप समझ गए हो कैसे हुआ, और यहां पे 2 है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ब्रोमीन बाहर चला गया, Br2 चला गया। तो इट इज वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल। अब तुम बोलोगे ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो ठीक है ये बैलेंस नहीं है, देख लो ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन देखो तुम, क्लोरीन 2 है LHS में, और यहाँ पे भी क्लोरीन क्या है, 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो 2 है। ब्रोमीन की बात करोगे तो ब्रोमीन भी यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं भाई, 2 है। तो बैलेंस नहीं है ना, क्लियरली दिख रहा है कि हेलो क्या बैलेंस नहीं है, अपना हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे 2 डाल दो तो हो गया, बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 ब्रोमीन भी हो गए, तो अब बैलेंस हो गया, सिंपल, एकदम सिंपल है। बैलेंसिंग पे मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा, आप कमेंट करो कि सर हमें बैलेंसिंग सीखनी है पूरा, मतलब यार 1-2 घंटे ऐसा कंटिन्यूसली लाइव लेकर के बैलेंसिंग ही सीखेंगे, आप कमेंट करो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते बच्चों, अगला जो है देखो, अगला जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके देखेंगे, और ये आखिरी रिएक्शन है हमारा, और इसके बाद एक और है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशन, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं मगर कुछ सर्टन कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं, सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, अगर प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रेशर प्रॉपर होगा, यूज ऑफ कैटलिस्ट वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से होंगे, मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन होगा, सर्टन कंडीशन में रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन एक्वस स्टेट तो वो बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरीके से नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन हलाइड, नहीं, इट इज नॉट हलाइड टलाइड, इट इज अमोनिया। ये क्या है बच्चों, अमोनिया है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है भाई। और हाँ मैं जानता हूँ मैं लेक्चर नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे एग्जाम्स चालू थे, प्रोजेक्ट के काम चालू थे, आज मैं फ्री हुआ हूँ और आज देखो डाल रहा हूँ, ठीक है, और आज भी मेरे बहुत सारे लेक्चर है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ मेटल्स, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मतलब नॉन मेटल्स को मेटल के साथ रिएक्ट करो या मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करो तो होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड होता है। अगर मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करोगे तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। देखो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूं लेकिन उससे पहले हम रिएक्ट करके देख लेते हैं। तो देखो यार हमने सोडियम लिया है, अब आपको पता होगा, राइट, आप सबको पता ही है कि सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम एक मेटल है। हमने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन एक नॉन मेटल है,
ठीक है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और ये बन के आ रहा है सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड। अभी देखो ये तो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन मुद्दा क्या है, देखो सोडियम की अगर बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मतलब पहले सेल में अगर तुम देखोगे सोडियम के तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं एक चीज और कर देता हूं, इसको हम लोग ग्रीन कलर कर देते हैं, क्लोरीन है ना तो इसको ग्रीन कर देते हैं, मैं भूल गया बनाना, करना मेरे को लगा था मैंने कर दिया होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे ध्यान से देखो, 1 2, पहले में 2 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में 1 है, तो ये सोडियम है। अभी क्लोरीन में 287 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पहले में 2, उसके बाद 8, ठीक है गिन लो चाहिए तो, और उसके बाद 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब एक तो ये 7 गेन करेगा, लेकिन क्योंकि ये मेटल है तो हमें पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये क्लोरीन है, ये तो एक तो ये 7 को डोनेट कर देगा, या तो इसको एक चाहिए, लेकिन हमें पता है ये एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अभी देखो दोनों में आपसी समझ हो गई, ठीक है। और कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मैं क्या कह रहा हूं, कंप्लीट शेयर, तो इसके बाहर वाले में जो है ना ये इसको शेयर कर देगा, देखो अभी शेयर करेगा, देखो ऐसे जाएगा इसमें, देखना गया गया ना, तो ये हुआ कंप्लीट शेयर, शेयरिंग एंड पेयरिंग नहीं हुआ, कंप्लीट शेयर हो गया। देखो ना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा इधर चला गया, पूरा का पूरा गया, मतलब कंप्लीट शेयरिंग, इसके कारण जो बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा। इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, लेकिन अभी कुछ सुनो मेरी बात। जब कंप्लीट शेयरिंग हो गया तो लास्ट वाला ये ऑर्बिट तो पूरा खाली हो गया, तो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिट कौन सा है बताओ मुझे, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिट ये है, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो 2 और 8 है, पहले में 2 उसके बाद 8। तो अभी देखो अगर मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, चलो अच्छे से बात करते हैं सोडियम की, ठीक है बच्चों। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं हम, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, गिन लो, 4 येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। अच्छा प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ मुझे कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे। प्रोटॉन्स तो सर 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स का तो कुछ हुआ नहीं, राइट, सोडियम में 11 प्रोटॉन रहेंगे। तो अभी बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है प्रोटॉन से, अच्छा कितने कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, एक ज्यादा है, मतलब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कैटायन। क्यों, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, तो एक नेगेटिव चार्ज घट गया तो एक पॉजिटिव चला जाएगा। एक एटम ऑफ एलिमेंट में दोनों बराबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, सिंपल है। चलो ठीक है, अब इसकी तो ये इसको कैटायन बोलते हैं, याद रखना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। कैटायन हमेशा मेटल बनाता है। अभी क्लोरीन का देखो, क्लोरीन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, और यहाँ पे एक आ गया था तो 7 से 8 हो गया। तो अभी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है भाई, यहाँ पे 10 और 8 18 है, 18 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है भाई, प्रोटॉन तो उतना ही रहेंगे, 17 ही रहेंगे अभी भी। तो इसमें क्या हो गया, देखो अगर तुम इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है, मतलब क्लोरीन पे एक ज्यादा, देखो ना 18 और 17, मतलब एक ज्यादा निगेटिव चार्ज है, तो मैं बोलूंगा -1, समझ रहे हो, एक ज्यादा निगेटिव चार्ज है। तो ये वाला जो फॉर्म हुआ है इसको कहते हैं एनायन। अब एक ऐसा कंपाउंड जो कैटायन और एनायन के साथ में बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो क्या लिखा है हमने, बहुत सारी चीजें लिख के लाया हूं मैं, ठीक है, और तुम्हें एकदम अच्छे से टेक्स्ट बुक का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन समझाना है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव है, अभी वो खड़े होकर एनिमेशन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊं एग्जाम से पहले, ठीक है। और एनिमेशन में लाऊंगा ना तो तगड़ा वाला एनिमेशन लाऊंगा, देखना, नहीं तो नहीं लाऊंगा। अभी देखो द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम 2 यूनिट्स, 2 यूनिट थे, नेमली कैटायन जो पॉजिटिव था Na+ एंड एनायन जो नेगेटिव था Cl-, क्लोरीन माइनस, इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। पहला लाइन सबको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो पहले लाइन पे हम लोग एक टिक मार देते हैं कि पहला हमको समझ में आ गया। अब दूसरे लाइन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो दूसरा जो लाइन है, द कैटायन एंड द एनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब देखो कैटायन जो था Na+,
उस पे पॉजिटिव चार्ज था, राइट। कैटायन पे क्या था बच्चों, हमने देखा था कैटायन पे, देखो यार कैटायन पे इधर आ गया हम, गड़बड़ हो गई, ठीक है। अगर मैं कैटायन की बात करूं तो एक कैटायन पे क्या था, Na+ था वो, राइट, Na+ था, और एनायन था Cl-, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे निगेटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट चार्जेस है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गाइज। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, देखो बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दूसरा पॉइंट भी समझ गए हम। यू नो दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन एंड दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक बॉन्ड बनेगा उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन इन अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम इज सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस ईच अदर। अभी क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो ये बैलेंस्ड होगा, सिंपल। और अगला जो पॉइंट है, देखो हमें यहां तक समझ गया सब कुछ, ठीक है, यहां तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, यहां से यहां तक, ठीक है। द नंबर ऑफ ये भी डिस्कस कर लिया। अब ये देखो, एज अ रिजल्ट एन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये निगेटिव दोनों बराबर होगा। मान लो कि अगर जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम पे 2 है और क्लोरीन पे भी 2 होगा, तो ऐसे बराबर पॉजिटिव और निगेटिव बराबर होगा, इसलिए ये दोनों बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को। आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो इस चीज के बारे में और डिस्कस हम करेंगे कि ये क्रिस्टलाइन होता है। आप नमक उठा लो ना, NaCl कॉमन सॉल्ट, क्रिस्टल की तरह होता है वो, राइट। तो इस तरीके से हमने ये सारे पॉइंट समझ लिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत होगा ना, तो ऐसे गिन लेना इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और लिख देना सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, हम लाइव में उसको डिस्कस करेंगे। गाइज मैं पूरी ईमानदारी से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गोल मेरा बस ये है कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े क्लासेस, तो तुम्हें साइंस इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट में बहुत एफर्ट लगता है ऐसे बैठ करके बनाना, नोट्स को लिखना, टेक्स्ट बुक को रीड करना, नोट्स को रीड करना, काफ़ी सारी चीज़ें रीड करनी पड़ती है एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हालांकि हमें वो पता भी होता है, मगर और आसान बनाने के लिए, और जितना आसान मैं बना सकता हूँ, देखो कोई और इससे भी आसान बना के आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल आपको उसके पास जाके पढ़ना चाहिए। आपको जहां से भी अच्छा मिल रहा है वहां जाके पढ़ो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है। चलो बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो ये भी एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है between positively and negatively charged ion is strong, therefore ionic compound exist in solid and hard। जो ionic compound होते हैं ना, वो solid होते हैं और hard होते हैं, क्योंकि force of attraction बहुत तगड़ा होता है। अगला पॉइंट देखो, द आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ये काफी ब्रिटल होते हैं, हार्ड तो होते हैं मगर ब्रिटल भी होता है। अगर आप मतलब आप उसको मारोगे ना तो वो टूट जाएगा। हमने लेक्चर नंबर 1 में इसलिए समझा था कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएंगे पीस पीस में। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स समझाता हूं, intermolecular force of attraction is high in ionic compound and large energy is required to overcome it, therefore melting and boiling points of ionic compounds are high। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेट्रैक्शन जो भी बोला जा रहा है। मान लो कि ये एक नमक का टुकड़ा है, ठीक है, मतलब मान लो कि ये एक आयोनिक कंपाउंड का क्यूब है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत नजदीक नजदीक होंगे एक दूसरे से, मतलब दूर नहीं होंगे, बहुत नजदीक होगा। इंटरमोलिकुलर मतलब हर एक मॉलिक्यूल का जो फोर्स है ना, जिससे उसने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, वो बहुत तगड़ा होगा। इसके लिए इसको बहुत हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनका। तो हमने ये पॉइंट देख लिया, हमने ये पॉइंट देख लिया, हमने ये पॉइंट देख लिया। और अब ये देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब अगर नमक को आप पानी में मिलाओगे एग्जांपल के लिए, तो वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा, वाटर सॉल्युबल होंगे ये, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट जो है वो देखो, इन द आयोनिक कंपाउंड्स, अगर आयोनिक कंपाउंड्स की अगर आप बात करोगे, ठीक है, द आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कब, वो ध्यान से सुनना, व्हेन इन सॉलिड स्टेट, नमक के ऊपर से बिजली पास करोगे तो नहीं होगा। लेकिन इन दिस स्टेट आयंस कैन नॉट लीव देयर प्लेस, क्योंकि आयंस अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। हाउएवर इन द फ्यूज्ड मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दिस स्टेट आयंस आर मोबाइल। मतलब समझाता हूं मैं क्या है इसका मतलब, सिंपल है। देखो मान लो कि मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है बच्चों, देख रहे हो, एक बीकर है। इस बीकर में मेरे पास मान लो पानी है, इस बीकर में क्या है मेरे पास, ये पानी है, ठीक है, इस बीकर में मेरे पास पानी है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, नमक मिलाता हूं, जब नमक मिलाता हूं मैं, ठीक है, इसमें मैंने नमक मिला दिया, तो नमक का NaCl है। जैसे ये पानी में जाएगा तो Na डिसोसिएट होगा और Cl अलग हो जाएगा। तो अब ये क्या है बच्चों, ये चार्जेस हैं, ये क्या है, चार्जेस है। पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे क्या फर्क पड़ता है, चार्जेस है। चार्ज में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे
तो चार्जेस क्या होंगी, मूव करने लगेंगी। तो मूव करेगी तो कंडक्शन ऑफ करंट होगा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे पानी में डालने के बाद Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है और इस तरीके से चार्ज कंडक्ट करता है। तो ये पॉइंट भी हमने समझ लिया है। देखो यार, बहुत सिंपल था, काफी छोटा सा लेक्चर बनाया मैंने। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें काफी सारी चीजें लाएंगे और थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है वीडियो और मेटलर्जी की आपको सख्त जरूरत थी, आप बहुत प्यार भी दे रहे हो इस वीडियो को, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड गाइज, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। और आप प्लीज शेयर करो इसको दूसरे के साथ। थोड़ा चैप्टर हार्ड है, मैं लाइन टू लाइन सिखा रहा हूँ, लोगों को समझ आएगा। तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करो। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे ग्रुप में हो, सारे ग्रुप में शेयर करो इसको, ठीक है। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बोलो, अपने फ्रेंड सर्कल वालों को भी बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के कारण बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आएंगे। एंड हाँ, थैंक यू सो मच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मुस्कुराते रहना। तो खुश रहो और अपना ख्याल रखना। चलो।